लंदन की सर्द रातों में जब बेकर स्ट्रीट का कोहरा गहरा जाता है, तब जन्म लेती हैं ऐसी कहानियां जो रूह कंपा दे। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स के उस केस से जिसने जासूसी की दुनिया के सारे नियम बदल दिए। एक बंद कमरा, एक रहस्यमयी सीटी और एक खौफनाक मौत। आखिर क्या था वो चितकबरा बैंड, द स्पेकल्ड बैंड, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में बदल दिया। इस सस्पेंस भरी यात्रा पर निकलने से पहले अगर आप भी मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने जासूस दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर राज के पीछे एक और गहरा राज छिपा है। लंदन की वह सुबह सामान्य नहीं थी। अप्रैल का महीना था, लेकिन बेकर स्ट्रीट की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। शर्लॉक होम्स, जो आमतौर पर देर से उठने के आदी थे, उस दिन सूरज की पहली किरण से पहले ही अपने बिस्तर से खड़े हो गए थे। कमरे में सन्नाटा था, जिसे अचानक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भारी और घबराए हुए कदमों ने तोड़ दिया। जब दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर मौत का साया साफ देखा जा सकता था। वह काले लिबास में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा उससे भी कहीं अधिक काला पड़ गया था, डर के कारण। वह हेलेन स्टोनर थी। होम्स ने जब उनकी ओर देखा तो उनकी पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई मामूली परेशानी नहीं है। हेलेन के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो रातों की नींद हराम होने की गवाही दे रहे थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक ऐसी कंपकंपी थी जो पत्थर का दिल भी पिघला दे। उन्होंने बताया कि वो स्टोक मोरान के उस पुराने और वीरान पुश्तैनी महल में रहती है, जो कभी भव्यता का प्रतीक था लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। उस घर का मालिक उनका सौतेला पिता डॉक ग्रिम्सबी रॉयलॉट है। रॉयलॉट का नाम सुनते ही होम्स की भ्रुकुटियां तन गईं। रॉयलॉट एक ऐसा आदमी था जिसका अतीत खून और हिंसा से रंगा था। कलकत्ता में डॉक्टरी के दौरान उसने अपने नौकर को पीट पीट कर मार डाला था और जेल की सजा काट चुका था। अब वो इंग्लैंड वापस आकर समाज से कट चुका था और अपने घर में केवल खतरनाक जानवरों, चीतों और लकड़बग्घों के साथ रहता था। हेलेन की कहानी की शुरुआत उस खौफनाक मंजर से हुई जिसने 2 साल पहले उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। हेलेन ने बताया कि उनकी जुड़वा बहन जूलिया की मौत उस समय हुई जब उनकी शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे। वो एक ऐसी रात थी जब बाहर तूफान का तांडव मचा हुआ था। जूलिया अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी एक चीख ने पूरे घर को दहला दिया। हेलेन जब दौड़कर अपनी बहन के कमरे की ओर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था और जूलिया बाहर की ओर गिर रही थी। उसका शरीर ऐंठ रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। जूलिया के आखिरी शब्द आज भी हेलेन के कानों में किसी अभिशाप की तरह गूंजते हैं। ओह हेलेन, वो बैंड, वो चितकबरा बैंड। जूलिया ने अपने सौतेले पिता के कमरे की ओर इशारा किया और दम तोड़ दिया। उस समय पुलिस को लगा कि शायद जूलिया की मौत सदमे या किसी अचानक बीमारी से हुई है, क्योंकि कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अंदर से पूरी तरह बंद थे। वो एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी जिसे सुलझाने में कानून नाकाम रहा। लेकिन अब 2 साल बीत जाने के बाद जब हेलेन की अपनी शादी तय हुई है तो वही पुरानी और डरावनी कड़ियां दोबारा जुड़ने लगी हैं। रॉयलॉट ने एक अजीब बहाना बनाकर हेलेन को जूलिया वाले उसी मनहूस कमरे में शिफ्ट कर दिया है, और पिछली रात जब हेलेन बिस्तर पर लेटी थी तो उसे वही रहस्यमयी और धीमी सीटी सुनाई दी जिसे जूलिया ने अपनी मौत से ठीक पहले सुना था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक शिकारी की अपने शिकार को दी गई चेतावनी थी। होम्स ने बहुत गौर से हेलेन की हर बात सुनी। जब हेलेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी कलाई पर 5 नीले निशान पड़े थे। किसी ने उसे इतनी ताकत से पकड़ा था कि हड्डियां टूटने की नौबत आ गई थी। होम्स समझ गए कि डॉक्टर रॉयलॉट एक पागल और हिंसक इंसान है जो अपनी दौलत को बचाने के लिए अपनी बेटियों की जान लेने पर उतारू है। रॉयलॉट को पता था कि अगर दोनों बेटियों की शादी हो गई तो उसे मिलने वाली वसीयत का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार था, वो चितकबरा बैंड क्या था? क्या वो कोई गुप्त संस्था थी, या कोई हथियार, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था? होम्स ने हेलेन को वापस घर भेज दिया, लेकिन उन्हें पता था कि वक्त बहुत कम है। जैसे ही हेलेन बाहर निकली, डॉक रॉयलॉट खुद बेकर स्ट्रीट आ पहुंचा। वह एक दैत्य जैसा आदमी था जिसके हाथ में शिकार करने वाला चाबुक था। उसने होम्स को धमकाया और एक लोहे की भारी छड़ को अपने हाथों से मोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
लेकिन होम्स डरे नहीं बल्कि मुस्कुराए। उन्होंने उस मुड़ी हुई छड़ को वापस सीधा कर दिया और वॉटसन की तरफ मुड़कर बोले, दोस्त, आज रात हमें स्टोक मोरान जाना होगा। अगर हम देर से पहुंचे तो हेलन स्टोनर की भी वही नियति होगी जो उसकी बहन की हुई थी। डॉक्टर रॉयलॉट के जाने के बाद बेकर स्ट्रीट के उस कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था। शर्लॉक होम्स अपनी पाइप सुलगाकर खिड़की से बाहर देखते रहे, जैसे उस कोहरे में छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने वॉटसन की ओर मुड़कर कहा कि यह केस अब सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ बन चुका है। होम्स और वॉटसन दोपहर की ट्रेन पकड़कर उस वीरान इलाके की ओर रवाना हुए जहां स्टोक मोरान खड़ा था। जैसे ही वे उस हवेली के पास पहुंचे, उन्हें चारों ओर उदासी और बर्बादी का मंजर दिखा। बगीचे झाड़ियों से भर चुके थे, दीवारें डरक रही थी और हवा में एक अजीब सी सरन थी। हेलन स्टोनर ने छुपते छुपाते उन्हें अंदर बुलाया, क्योंकि डॉक्टर रॉयलॉट के जाने के बाद रॉयलॉट शहर गए हुए थे। होम्स ने सबसे पहले उस कमरे का रुख किया जहां जूलिया की मौत हुई थी और जहां अब हेलन सो रही थी। होम्स की आंखें कमरे के हर कोने को ऐसे टटोल रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पद चिन्हों को खोजता है। उन्होंने खिड़कियों की जांच की और पाया कि वे अंदर से इतनी मजबूती से बंद होती थीं कि बाहर से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर छत और दीवार के मिलन स्थल पर पड़ी, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वहां एक छोटा सा वेंटिलेटर हवादान था जो हेलन के कमरे को रॉयलॉट के कमरे से जोड़ता था। यह कोई साधारण हवादान नहीं था। यह दीवार में इस तरह बनाया गया था कि ताजी हवा कमरे में आने के बजाय सीधे दूसरे कमरे से जुड़ी हुई थी। यह एक बनावटी संरचना थी जिसका कोई तार्किक कारण समझ नहीं आता था। होम्स की जांच यही नहीं रुकी। उन्होंने गौर किया कि हेलन का पलंग, बेड, फर्श पर लगे लोहे के क्लैंप से मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसे 1 इंच भी खिसकाया नहीं जा सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वेंटिलेटर से ठीक नीचे एक लंबी घंटी की रस्सी, बेल रोप, लटकी हुई थी जो सीधा तकिए के ऊपर तक आती थी। हेलन ने बताया कि यह घंटी नौकर को बुलाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह काम ही नहीं करती थी। होम्स ने जब उसे छुआ तो पाया कि वो एक नकली रस्सी थी। उसका सिरा किसी घंटी से नहीं बल्कि वेंटिलेटर के ऊपर लगे एक हुक से जुड़ा था। वॉटसन, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? होम्स ने धीमी आवाज में कहा। एक ऐसा वेंटिलेटर जिससे हवा नहीं आती, एक ऐसी घंटी की रस्सी जो बचती नहीं, और एक ऐसा बिस्तर जिसे अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। यह कोई संयोग नहीं है। यह एक सोची समझी व्यवस्था है ताकि कोई चीज ऊपर से नीचे सीधे बिस्तर पर आ सके और सोने वाला व्यक्ति उससे बच न पाए। होम्स ने अब डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे की तलाशी ली। वहां का माहौल और भी डरावना था। एक कोने में लोहे की एक बड़ी तिजोरी, सेफ रखी थी जिसके ऊपर दूध की एक छोटी सी तश्तरी, सॉसर रखी थी। वहां एक कुत्ते का पत्ता, डॉग लैश भी था जिसे अजीब तरीके से मोड़कर एक फंदा बनाया गया था। रॉयलॉट के पास न तो कोई कुत्ता था और न ही बिल्ली, तो फिर वो दूध की तश्तरी और वो पट्टा किस लिए था? होम्स अब सारा माजरा समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने वॉटसन को पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने हेलन को निर्देश दिया कि जैसे ही डॉक्टर रॉयलॉट वापस आए, वो सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने पुराने कमरे में चली जाए और जूलिया वाले कमरे की खिड़की खुली छोड़ दे। रात होने पर होम्स और वॉटसन को चुपचाप उस कमरे में दाखिल होना था। होम्स ने वॉटसन को चेतावनी दी कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात हो सकती है। वॉटसन, हमें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। वो डॉक्टर न केवल ताकतवर है बल्कि बेहद शातिर भी है। वो उन हथियारों का इस्तेमाल करता है जिनका कानून के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, हवेली के अहाते में डॉक्टर रॉयलॉट के पाले हुए चीते और लकड़बग्घों की आवाजें गूंजने लगी। सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था और उस अंधेरे में स्टोक मोरान किसी विशाल कब्रगाह जैसा लग रहा था। होम्स और वॉटसन एक सराय में बैठकर रात होने का इंतजार करने लगे। होम्स शांत थे, लेकिन उनके हाथ अपनी छड़ी की मूठ पर जमे हुए थे। वे जानते थे कि उस वेंटिलेटर के पीछे कोई ऐसी चीज छिपी है जो पलक झपकते ही जान ले सकती है। और वो सीटी जो सुनाई देती थी, वो किसी इंसान की नहीं बल्कि मौत की पुकार थी। रात के 11 बज चुके थे। स्टोक मोरान की ऊंची मीनारें चांदनी रात में किसी राक्षस के दांतों की तरह काली और डरावनी दिख रही थी। होम्स और वॉटसन चुपचाप झाड़ियों के पीछे से निकले और हवेली की दीवार के सहारे
उस खिड़की तक पहुंचे जिसे हेलेन ने खुला छोड़ा था। कमरे के अंदर अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। होम्स ने फुसफुसाते हुए वॉटसन को हिदायत दी कि वे माचिस ना जलाए, क्योंकि जरा सी रोशनी उनके पूरे प्लान को तबाह कर सकती थी। वे दोनों उस बिस्तर के पास बैठ गए जो जमीन से जकड़ा हुआ था। वॉटसन के हाथ में उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी और होम्स के हाथ में उनकी मजबूत छड़ी। कमरे के बाहर से कभी कभी डॉक्टर रॉयलॉट के पाले हुए चीते के चलने की आहट आती, जो खिड़की के पास से गुजरते समय अपनी भारी सांसें छोड़ता था। वो इंतजार की घड़ियां किसी सदियों के समान लंबी लग रही थी। कमरे में केवल एक ही आवाज आ रही थी, दीवार के पीछे। रॉयलॉट के कमरे से आती हुई हल्की सी हलचल और पुरानी घड़ी की टिक टिक। होम्स बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। वे जानते थे कि शिकारी और शिकार के बीच का यह खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अचानक रात के करीब 3 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही धीमी और तीखी सीटी की आवाज आई। ये वही आवाज थी जिसका जिक्र हेलेन ने किया था, वही आवाज जिसने जूलिया की जान ली थी। वॉटसन ने महसूस किया कि होम्स अचानक चौकन्ने हो गए हैं। तभी वेंटिलेटर की तरफ से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज दीवार पर रेंग रही हो। वेंटिलेटर से निकलने वाली वह धुंधली सी रोशनी में एक साया हिलता हुआ दिखा। होम्स ने अचानक अपनी माचिस जलाई और बिस्तर के ऊपर लटकी हुई उस नकली घंटी की रस्सी पर अपनी छड़ी से पूरी ताकत के साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। वे चिल्लाए, वॉटसन, क्या तुम्हें दिख रहा है? देखो इसे। होम्स का चेहरा गुस्से और उत्तेजना से लाल था। वे लगातार उस रस्सी पर वार कर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन को वहां से भगा रहे हो। वॉटसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि होम्स आखिर हवा में किसे मार रहे हैं। लेकिन तभी दीवार के पास से डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। वो दर्द, डर और अचरज से भरी एक ऐसी भयानक आवाज थी जिसने वॉटसन के रोंगटे खड़े कर दिए और दूर गांव के कुत्तों को भी भौंकने पर मजबूर कर दिया। वो चीख इतनी तेज थी कि हेलेन भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। होम्स के हाथ अब रुक चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। खेल खत्म हो गया वॉटसन, होम्स ने धीमी आवाज में कहा। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं। शायद यह अंत के लिए सबसे सही तरीका था। होम्स ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वॉटसन को साथ लेकर डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे की ओर बढ़े। जब वे उस कमरे में दाखिल हुए तो जो नजारा उनके सामने था उसने वॉटसन के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर रॉयलॉट अपनी लोहे की तिजोरी के पास एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें फटी की फटी थीं और वे ऊपर छत की ओर देख रहे थे। उनकी गोद में वही मुड़ा हुआ हंटर पड़ा था, लेकिन सबसे खौफनाक चीज उनके सिर पर थी। उनके माथे के चारों ओर एक पीला चितकबरा बैंड जैसा कुछ लिपटा हुआ था, जिसमें गहरे भूरे रंग के धब्बे थे। वो बैंड हिल रहा था। जैसे ही होम्स करीब पहुंचे, वो बैंड सरकने लगा। वो कोई कपड़ा या गहना नहीं था। वो दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप था, भारत का स्वैम्प एडर। डॉक्टर रॉयलॉट अपनी ही साजिश का शिकार हो चुके थे। जिस मौत को उन्होंने अपनी बेटियों के लिए तैयार किया था, उसी ने उन्हें गले लगा लिया था। रॉयलॉट की लाश कुर्सी पर पत्थर की तरह जमी हुई थी। उनके माथे पर लिपटा वह चितकबरा बैंड अब धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहा था। जैसे ही उस सांप ने अपना त्रिकोणीय सिर ऊपर उठाया और अपनी दोमुही जीभ बाहर निकाली, वॉटसन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन होम्स के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उन्होंने बिजली की फुर्ती से वह शिकारी चाबुक डॉग लैश उठाया जिसका फंदा उन्होंने पहले देखा था, और सांप के गले में उसे फंसाकर उसे सुरक्षित तरीके से लोहे की उस तिजोरी के अंदर पटक दिया। तिजोरी के बंद होने की भारी आवाज उस कमरे में किसी मौत की घंटी की तरह गूंजी। होम्स ने एक लंबी सांस ली और डॉक्टर रॉयलॉट की निर्जीव आंखों की ओर देखते हुए बोले, हिंसा का अंत हमेशा हिंसा से ही होता है वॉटसन। जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, आज वे खुद उसमें समा गए। हेलेन स्टोनर, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, सदमे में वहीं बैठ गई। होम्स ने उसे सहारा दिया और बताया कि अब डरने की कोई बात नहीं है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था, लेकिन वॉटसन का दिमाग अभी भी उन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहा था। वह घंटी की रस्सी, वह दूध की तश्तरी और वह सीटी, इन सब का इस जहरीले सांप से क्या लेना देना था। होम्स ने कमरे का मुआयना करते हुए समझाना शुरू किया। वॉटसन डॉग रॉयलॉट एक शातिर अपराधी थे। उन्होंने भारत में रहते हुए इन खतरनाक सांपों के बारे में सीखा था। उन्हें पता था कि इस स्वैम्प एडर का जहर ऐसा है जिसे किसी भी पोस्टमार्टम में पकड़ा नहीं जा सकता।
क्योंकि ये खून में घुलकर गायब हो जाता है। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें उन्हें खुद कभी हेलेन के कमरे में जाने की जरूरत ना पड़े। वो वेंटिलेटर जो 2 कमरों को जोड़ता था, ताज़ी हवा के लिए नहीं बल्कि इस सांप के रास्ते के लिए बनाया गया था। वो नकली घंटी की रस्सी एक पुल ब्रिज का काम करती थी। रॉयलॉट सांप को वेंटिलेटर के जरिए रस्सी पर छोड़ देते थे और वो रेंगता हुआ सीधे नीचे बिस्तर पर पहुंच जाता था। चूंकि बिस्तर जमीन से जकड़ा हुआ था, इसलिए शिकार यानी हेलेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। बिस्तर पर पहुंचकर सांप को बस एक बार डसना था और कहानी खत्म। वॉटसन ने पूछा, लेकिन वो सीटी और वो दूध की तश्तरी? होम्स मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में कड़वाहट थी। सांपों को पालतू बनाना मुश्किल है, लेकिन रॉयलॉट ने इसे कंडीशन रिफ्लेक्स के जरिए साधा था। वो सीटी सांप को वापस बुलाने का संकेत थी। जब सांप बिस्तर पर अपना काम कर लेता या समय पूरा हो जाता तो रॉयलॉट सीटी बजाते और उसे दूध का लालच देकर वापस तिजोरी में बुला लेते थे। जूलिया की मौत वाली रात भी यही हुआ था। बस अंतर यह था कि जूलिया ने मौत से पहले उस सांप को देख लिया और उसे चितकबरा बैंड समझ बैठी। आज रात, होम्स ने आगे कहा, जैसे ही मैंने वेंटिलेटर से उस सरसराहट को सुना, मैंने अपनी छड़ी से उस रस्सी पर वार करना शुरू कर दिया। मेरा मकसद सांप को डराना और उसे वापस उसके मालिक के पास भेजना था। से में पागल होकर वह सांप वापस वेंटिलेटर से गुजरा और जैसे ही वह रॉयलॉट के कमरे में उतरा, उसने सामने जो पहली चीज देखी उसी पर हमला कर दिया। रॉयलॉट उस समय अपनी तिजोरी खोलकर इंतजार कर रहे थे और सांप ने सीधे उनके माथे पर वार किया। 10 सेकंड के भीतर सब कुछ खत्म हो गया। होम्स ने हेलेन की ओर देखा और कहा कि उन्हें अब तुरंत इस घर को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना देने का फैसला किया, लेकिन इस तरह कि हेलेन पर कोई आंच ना आए। होम्स जानते थे कि कानून की नज़र में यह एक दुर्घटना ही कहलाएगी, लेकिन उनके लिए यह एक बेहद जटिल और खतरनाक केस का सफल अंत था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण स्टोक मोरान के खंडहरों पर पड़ने लगी, वह डरावना साया जो सालों से इस परिवार पर मंडरा रहा था, अंततः छट गया। जैसे जैसे सुबह का सूरज स्टोक मोरान के पुराने पत्थरों को चूमने लगा, वह डरावनी हवेली जो रात के अंधेरे में किसी दैत्य जैसी लग रही थी, अब केवल एक जर्जर और उदास इमारत नजर आ रही थी। रॉयलॉट के शव को ले जाया जा चुका था। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने ही पाले हुए खतरनाक जीव का शिकार हो गया। लेकिन होम्स और वॉटसन जानते थे कि उस बंद कमरे की दीवारों के पीछे क्या खौफनाक खेल खेला गया था। हेलेन स्टोनर को उसकी मौसी के घर सुरक्षित भेज दिया गया। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक लंबी और काली रात के बाद मिलने वाली सुकून की नींद की झलक थी। होम्स ने हेलेन को विदा करते समय बस इतना ही कहा, मिस स्टोनर, अब आप आजाद हैं, उस जहरीले साए से भी और उस डर से भी जिसने आपकी बहन को छीन लिया था। वापसी की ट्रेन में होम्स बहुत देर तक खामोश रहे। वे खिड़की के बाहर दौड़ते हुए खेतों और पेड़ों को देख रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उस वेंटिलेटर और घंटी की रस्सी के इर्द गिर्द घूम रहा था। अंततः उन्होंने वॉटसन की ओर देखा और बोले, वॉटसन, मुझे लगता है कि डॉक रॉयलॉट की मौत के लिए मैं ही अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हूं। अगर मैंने उस सांप को डराकर वापस नहीं भेजा होता तो शायद वो उस पर हमला नहीं करता। वॉटसन ने तुरंत विरोध किया, लेकिन होम्स, आपने जो किया वो आत्मरक्षा और हेलेन की जान बचाने के लिए था। वो आदमी एक हत्यारा था और उसे उसके कर्मों की सजा मिली। होम्स ने एक ठंडी आह भरी और कहा, शायद तुम सही हो। जब कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान अपराधी बन जाता है तो वह सबसे खतरनाक होता है। उसके पास ज्ञान होता है और उस ज्ञान को बुराई में बदलने की शक्ति भी। रॉयलॉट ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मौत के यंत्र बनाने में किया और अंत में वही यंत्र उसकी अपनी कब्र बन गया। बेकर स्ट्रीट वापस पहुंचकर होम्स ने अपनी डायरी में इस केस को द स्पेकल्ड बैंड के नाम से दर्ज किया। उन्होंने अपनी वायलिन उठाई और एक ऐसी धुन छेड़ी जो गहरी और उदास थी। वॉटसन अपनी मेज पर बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को शब्दों में पिरोने लगे। लंदन का कोहरा अब भी खिड़कियों के बाहर वैसे ही नाच रहा था, लेकिन 220 बी के अंदर एक संतोष था। एक ऐसी पहेली सुलझ चुकी थी जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। होम्स ने अपने पाइप का धुआं छोड़ते हुए आखिरी बार कहा, जीवन किसी भी कहानीकार की कल्पना से कहीं अधिक विचित्र होता है वॉटसन। हमें बस उन बारीकियों को देखना होता है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। और इसी के साथ द स्पेकल्ड बैंड का यह रहस्यमय अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।